इराक में दजला नदी पर एक नाव तैर रही है। बसंत की पहली गर्म शामों में से एक नाव पर इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन हैं और उनके कुछ दोस्त हैं, बॉडीगार्ड हैं और एक आदमी और है जिसका नाम है अबू अली। अबू अली राष्ट्रपति के निजी शेफ हैं। उस शाम अबू अली को छुट्टी मिली है क्योंकि आज खाना खुद सद्दाम बनाएंगे। कोफ्ते। सद्दाम को बारबेक्यू का शौक था और इराक में हर आदमी को पता था कि सीख पर गोश्त भूनना उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। अबू अली ने पहले ही सारी तैयारी कर रखी थी, कीमा, प्याज, टमाटर, सलाद और आग। फिर वो चुपचाप एक तरफ जाकर बैठ जाता है और इंतज़ार करता है। आधे घंटे बाद एक बॉडीगार्ड एक प्लेट लेकर आता है और कहता है, राष्ट्रपति ने तुम्हारे लिए भी कोफ्ते बनाए हैं। अबू अली एक टुकड़ा तोड़ता है, पीटा ब्रेड में लपेटता है और मुंह में डाल लेता है। उसे लगता है जैसे मुंह में आग लग गई हो। पानी पानी, मुंह में मिर्च लगी और फिर वो कुछ और पानी मांगता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। मिर्च इतनी ज़्यादा थी कि अबू अली अपनी प्लेट एक तरफ सरका देता है। थोड़ी देर बाद बुलावा आता है राष्ट्रपति का। अबू अली राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। मेज पर कोफ्ते रखे हैं, विस्की की बोतल खुली हुई है। कुछ मेहमानों की आंखें लाल हैं, यानी उन्होंने भी वही कोफ्ते खाए हैं। सद्दाम बहुत गंभीर आवाज में अबू अली से कहते हैं, मैंने सुना है तुम्हें मेरे बनाए कोफ्ते पसंद नहीं आए। कमरे में सब लोग अबू अली को देख रहे हैं, दोस्त, बॉडीगार्ड, सेक्रेटरी। अबू अली बाद में बताते हैं कि उस एक पल में उनके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ चल रही थी, बीवी इस वक्त कहाँ होगी, बच्चे स्कूल से लौटे होंगे या नहीं, क्योंकि झूठ बोलकर तारीफ करना नामुमकिन था। सबको पता था कि खाना बेकार बना है। सद्दाम फिर कहते हैं, तुम्हें पसंद नहीं आए, और फिर हंसने लगते हैं। पूरी मेज पर बैठे जितने लोग हैं सब हंसने लगते हैं। सद्दाम जेब से 50 दिनार निकालते हैं, अबू अली को देते हैं और कहते हैं, तुम सही थे अबू अली, कोफ्ते मैंने बहुत तीखे बना दिए थे, इसलिए गोश्त के जो पैसे मैंने बर्बाद किए उसके पैसे तुम्हें वापस करता हूं। सद्दाम हुसैन इराक के राष्ट्रपति के ढेरों ऐसे किस्से हैं, लेकिन इस किस्से को पढ़ते हुए एक सवाल मन में उठना चाहिए। इराक का तानाशाह, जिसे अपने भाइयों पर, अपने जनरलों पर, अपने ही बेटों पर कई बार भरोसा नहीं होता था, वो हर दिन में 3 बार एक ऐसे इंसान के हाथों पर अपनी जिंदगी छोड़ देता था जिसके पास चाकू है और अकेले होने का मौका भी। कोई भी रसोई किसी तानाशाह के महल की वो जगह होती है जहां वो सबसे वल्नरेबल होता है। सवाल ये कि कोई तानाशाह अपना शेफ चुनता कैसे है? वो कौन सा तानाशाह था जो दिन में सिर्फ 1500 कैलोरी खा सकता था और जिसके शेफ का मानना था कि उसी भूख ने पूरे देश के फैसले बदल दिए? जब कंबोडिया में लाखों लोग भूख से मर रहे थे, तब पोल पॉट की थाली में क्या था? इन सब सवालों के जवाब और तानाशाहों की रसोई के किस्से जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हैं अलिफ लैला, जिसमें आज कहानी तानाशाहों की थाली की। ईस्ट प्रशिया के जंगलों में, जो आज पोलैंड का हिस्सा है, जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का सैनिक मुख्यालय था, जिसे कहते थे वोल्फ स्लेयर, यानी भेड़िए की माद। दूसरे विश्व युद्ध के आखिरी सालों में हिटलर का ज्यादातर वक्त यहीं गुजरता था। पास के एक गांव में एक 2 मंजिला इमारत थी जहां उसका खाना बनता था, और हर दिन 11 से 12 बजे के बीच उस इमारत में एक बड़ी लकड़ी की मेज पर वो खाना लगाया जाता था। मेज के चारों तरफ 15 जवान लड़कियां बिठाई जाती थी। इनमें से एक का नाम था मार्गरेट वोल्क। सालों बाद मार्गरेट वोल्क ने बताया कि हिटलर के लिए बना खाना शानदार होता था। शिमला मिर्च, फूल गोभी, विदेशी फल और साथ में चावल या पास्ता। गोश्त कभी नहीं, क्योंकि हिटलर शाकाहारी था। खाने के बाद का 1 घंटा सबसे मुश्किल होता था। सब लड़कियां बैठकर देखती थी कि किसी की तबीयत तो नहीं बिगड़ रही। वजह ऑब्वियस है,
अफवाह ये थी कि अंग्रेज हिटलर को जहर देने की तैयारी में हैं। जब वो घंटा खत्म होता तो लड़कियां रोने लगती थी। वोल्क ने बाद में बताया कि वो सब जिंदा बच जाने की खुशी में रोती थी। ये टेस्टिंग होने के बाद खाना पेटियों में भरकर मुख्यालय भेजा जाता था। वोल्क ने ये काम 2.5 साल तक किया। वो हिटलर से कभी मिली नहीं और युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने ये बात लगभग 70 साल तक किसी को नहीं बताई, अपने पति को भी नहीं। साल 2012 में उन्होंने अपने 95वें जन्मदिन के कुछ महीने बाद पहली बार ये सब बताया और उसके करीब 1.5 साल बाद उनका देहांत हो गया। उनके मुताबिक उन 15 लड़कियों में से वो अकेली थी जो युद्ध से बच गई। 1944 में एक एसएस अफसर ने उन्हें सलाह दी कि निकल जाओ और वो ट्रेन पकड़कर बर्लिन लौट गई। बाकी 14 लड़कियों ने वहीं रुकने का फैसला किया क्योंकि वहां उनके परिवार थे। वोल्क कहती हैं कि जनवरी 1945 में जब सोवियत नेता ने वो इलाका घेरा तो उन 14 लड़कियों को गोली मार दी गई, वो जो हिटलर की टेस्टर थी। हिटलर की शेफ का नाम था कोस्तांसे मांसियाली। हिटलर को पहले विश्व युद्ध में गैस के हमले के बाद से पेट की पुरानी दिक्कतें थी। डाइट पर सख्त नियम थे। मांशियाली का काम था डाइट के हिसाब से खाना तैयार करना। जनवरी 1945 में जब हिटलर बर्लिन के अंडरग्राउंड बंकर में जाकर रहने लगा तो वो भी उसके साथ वहीं चली गई। 22 अप्रैल को हिटलर ने खुद उनसे और 2 सेक्रेटरियों से कहा कि निकल जाओ। तीनों ने मना कर दिया। 30 अप्रैल की दोपहर अमेरिका के नेशनल आर्काइव्स के रिकॉर्ड्स के मुताबिक हिटलर ने 1 से 2 बजे के बीच अपना आखिरी भोजन किया। कई विवरणों में उस आखिरी खाने को टमाटर वाली स्पेगेटी बताया गया है। हिटलर की मौत के बाद उसकी शेफ 1 मई को कुछ लोगों के साथ बंकर से निकली। 2 मई के बाद उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा। हिटलर की सेक्रेटरी ट्राउडल युंग ने बाद में कहा कि उन्हें सोवियत सिपाही अपने साथ ले गए लेकिन उनका शव कभी नहीं मिला। आज 80 साल बाद भी वो आधिकारिक रूप से लापता हैं। जर्मनी के बाद अब चलते हैं इराक। अबू अली ये नाम था इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के शेफ का। विटोल शावलोस्की अपनी किताब हाउ टू फीड अ डिक्टेटर में लिखते हैं कि सद्दाम से पहले अबू अली इराकी टूरिज्म मिनिस्ट्री के लिए खाना बनाते थे और खास मेहमानों के लिए उन्हें रखा गया था। एक बार उन्हें और उनके साथी को 2 दिन 2 रात लगाकर एक केक बनाने को कहा गया। उन्होंने स्पंज केक जोड़कर 9 फुट ऊंचा एक ढांचा खड़ा किया और उस पर प्राचीन मेसोपोटामिया का आकार बना दिया। चॉकलेट की नदियां, फलों के पेड़ और जानवर और बीच में नारियल के बुरादे का झरना। 2 दिन बाद उन्होंने टीवी पे देखा कि यही केक सद्दाम हुसैन काट रहे थे। वो राष्ट्रपति का जन्मदिन था। अबू अली को इस बात की बिल्कुल भनक नहीं थी। जब केक बनाने को बोला गया था तब उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि ये केक किसके लिए है। हालांकि इस वाक्य से कुछ महीने पहले उनसे उनका रेज्यूमे मांगा गया था। उसमें हर उस आदमी का नाम लिखवाया गया था जिसके साथ कभी उन्होंने काम किया और परिवार के हर सदस्य का नाम उनसे लिया गया। बाकायदा पुलिस उनके पिता से मिलने भी गई और उनसे एक सवाल भी पूछा गया कि क्या कभी किसी ग्राहक ने शिकायत की है कि उनके बने खाने से, अबू अली के बने खाने से उसकी तबीयत बिगड़ी हो। अबू अली ने तब सोचा कि राजाओं के लिए खाना बनाते हैं तो जांच पड़ताल तो होगी ही। उन्हें अंदाजा नहीं था कि उनकी फाइल कहां जा रही है। फिर एक दिन उन्हें एयरपोर्ट के पास एक महल में बुलाया गया। गेट पर हथियारों की तलाशी हुई। एक आदमी ने हाथ मिलाकर कहा कि वो राष्ट्रपति की सुरक्षा में काम करता है और अभी उन्हें उन्हीं से यानी सद्दाम से मिलवाने ले जा रहा है। अबू अली को लगा मजाक हो रहा है। फिर उन्होंने एक कागज पर दस्तखत किए, एक ऐसा एग्रीमेंट जिसमें लिखा था कि महल के अंदर की कोई भी बात बाहर बताने पर सजा होगी। सजा यानी फांसी। 10 मिनट के अंदर वो सद्दाम हुसैन के सामने खड़े थे। सद्दाम ने बस इतना कहा, तुम तो अबू अली हो, मेरे लिए टिक्का बनाओगे? गोश्त के छोटे टुकड़े, नमक, काली मिर्च सीख पर लगाकर खुली आंच पर अबू अली ने साथ में टमाटर के और खीरे का मिला हुआ सलाद बनाया। आधे घंटे बाद खाना ऊपर गया सद्दाम के पास और 20 मिनट बाद आया बुलावा। सद्दाम खुश थे।
उन्होंने एक लिफाफा दिया जिसमें 50 दिनार थे। उस वक्त की कीमत के हिसाब से करीब $150, यानी आज के हिसाब से हजारों रुपए। सद्दाम ने इसके बाद उनसे पूछा, उम्मीद है तुम मेरे लिए काम करने को तैयार हो जाओगे? ऑप्शन नहीं था। विटोल्ड सावलोस्की अपनी किताब में लिखते हैं कि सद्दाम के महल में कुल 6 रसोइये थे। 2 सिर्फ सद्दाम की पत्नी साजिदा के लिए काम करते थे, बाकी 4 जिनमें अबू अली थे एक दिन छोड़कर एक दिन की शिफ्ट में आते थे। रसोई का बाकी पूरा स्टाफ ईसाई था, ज्यादातर उत्तरी इराक के कुर्दिस्तान से। अबू अली अकेले मुसलमान थे और अकेले ऐसे आदमी थे जिनका सद्दाम के होम टाउन तिक्रित से कोई रिश्ता नहीं था। इसके बावजूद सद्दाम ने अबू अली को अपना शेफ बनाया, शायद इसलिए कि वो सच में अच्छा खाना बनाते थे। सद्दाम के शासन के अंत के बाद अबू अली ने बताया कि सद्दाम के साथ रहते हुए उन्होंने एक ऐसा हुनर सीखा जिसका खाना पकाने से कोई लेना देना नहीं था, और वो हुनर था मूड पढ़ना। सद्दाम अगर अच्छे मूड में होते तो पैसे बांटते थे, और अगर बुरे मूड में होते तो खाना चक्कर कहते थे, इसमें इतना नमक किसने डाला। जवाब का इंतजार किए बिना हुक्म आता था, इसके पैसे तुमसे वसूले जाएंगे, पूरे 50 दिनार। अबू अली बताते हैं कि नमक की मात्रा अक्सर बिल्कुल ठीक होती थी, फर्क खाने में नहीं होता था, सद्दाम के मूड में होता था। रसोई में जब भी फोन बजता और खबर आती कि राष्ट्रपति बुला रहे हैं, उनका साथी मार्कस चिल्लाता था 50 दिनार। और फिर कुछ दिन बाद जब सद्दाम का मूड बदल जाता तो वो कहते, आज अबू अली ने बहुत अच्छी दाल बनाई है, इसके पिछले पैसे तो लौटा ही दो, ऊपर से 50 दिनार और दो। दाल वही होती थी, आदमी बदल जाता था। अबू अली ने वो साल भी देखे जब सद्दाम ईरान से जंग लड़ रहे थे और अक्सर मोर्चे पर जाते थे। वहां सद्दाम सिपाहियों को दिखाना चाहते थे कि राष्ट्रपति उनके लिए खुद चावल बनाते हैं। असल में चावल अबू अली पहले ही आधा पका लेते थे, सद्दाम को बस आखिरी हिस्से का काम करना पड़ता था। लेकिन वो बीच में किसी अफसर से बातें करने लग जाते या फोटो खिंचवाने लग जाते, अब भाई राष्ट्रपति हैं, तो चावल जल जाते और फिर बात करते करते पूरा 1 किलो नमक खाने में पड़ जाता। अब फिर वही जले या नमकीन चावल सिपाहियों को परोसे जाते, सिपाही चुपचाप खा लेते क्योंकि खाना राष्ट्रपति ने बनाया है। सद्दाम अच्छे खाने के शौकीन थे, लेकिन सब तानाशाह ऐसे नहीं होते। अब यूरोप चलते हैं, जहां एक ऐसा तानाशाह था जिसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी अपनी थाली थी। एनवर होजा ने अल्बानिया पर 40 साल से ज्यादा राज किया, 1944 से 1985 तक। यूरोप का आखिरी स्टालिनवादी शासक, उन्होंने अपने देश में धर्म को कानूनन खत्म कर दिया था। रूस से रिश्ते तोड़े, फिर चीन से भी तोड़े, और अंत में आखिरी सालों में अल्बानिया पूरी दुनिया में कटकर अकेला रह गया था। होजा की सबसे बड़ी दिक्कत डायबिटीज थी, उन्हें एक बार बड़ा हार्ट अटैक भी आ चुका था। देश के 3 सबसे बड़े डॉक्टर उनकी देखभाल में लगे रहते थे और उनकी डाइट पर एक सख्त लिमिट तय की हुई थी कि दिन भर में 1500 कैलोरी से ज्यादा खाना नहीं खा सकते। होजा की लंबाई करीब 6 फुट 5 इंच थी, यानी बड़ा आदमी। अब इस आदमी को 1500 कैलोरी ही देनी है, तो इसके लिए उनके शेफ को दिन में या कई बार हफ्तों में डॉक्टरों से बात करनी पड़ती थी कि 1500 कैलोरी है तो क्या क्या दे सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते। डॉक्टर बताते थे कैल्शियम, पोटेशियम और विटामिन के आंकड़े, शेफ का काम होता था आंकड़ों को खाने की भाषा में बदलना। नाश्ते में पनीर का एक टुकड़ा, थोड़ा जैम, दोपहर में सब्जी का सूप, मिठाई की जगह खट्टे सेब या आलू बुखारा, रात में सिर्फ दही, रोटी लगभग बंद क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरी होती थी। इस स्ट्रिक्ट डाइट के चलते होजा ने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा लगभग भूखे रहकर काटा। अब सोचिए तानाशाह, वो भी भूखा, तो उसका मूड कैसा होता होगा। अब इसी बात को एक और बार सोचिए, एक देश जिसमें एक ही आदमी हर फैसला लेता है, अब अगर वो आदमी हर वक्त भूखा हो तो क्या होगा। एक बार होजा ने अपने शेफ से कहा कि फ्रांस में पढ़ते हुए उन्होंने भुने हुए चेस्टनट वाला
सलाद खाया था वैसा बनाओ। चेस्टनट यानी सिंघाड़ा। अब दिक्कत ये कि ये सिंघाड़े अल्बानिया में उगते नहीं थे और अल्बानिया जैसा पहले बताया बाकी दुनिया से कटा हुआ था, तो ऐसी चीजें मिलना मुश्किल होती थी। अंत में किसी तरह चेस्टनट का ऑर्डर दिया तो गया, लेकिन कई महीने बाद जब चेस्टनट पहुंचे तब तक वो सड़ चुके थे। होजा के शेफ के पास अब दो रास्ते थे, या तो सच बताओ या कोई रास्ता निकालो। उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया। हेजलनट को दूध में पकाया, जैतून का तेल मिलाया और ऊपर से गुलाब की पंखुड़ियां सजा दी। उस दिन के बाद होजा ने चेस्टनट के बारे में दोबारा कभी नहीं पूछा। एक और किस्सा है। एक बार होजा को याद आया कि फ्रांस में उन्होंने कुछ अंगूर खाए थे जिनमें बीज नहीं थे, जबकि अल्बानिया में बीज वाले अंगूर होते थे। तो अब कहा गया कि भाई साहब शेफ लेके आओ मेरे लिए अंगूर। तो उन्होंने रास्ता निकाला। शेफ ने रात भर बैठकर एक एक अंगूर से बीज निकालते रहे। होजा को हमेशा डर रहता था कि खाने में कोई जहर न मिला दे। सभी तानाशाहों का ये एक ही रूल होता है, इसलिए उनका खाना भी हमेशा एक नर्स चखती थी। फिर थोड़ी देर इंतजार होता था, देखते थे कि नर्स को कुछ हुआ तो नहीं। जब कुछ नहीं होता, सब ठीक रहता, तब तानाशाह के पास खाना ले जाया जाता था। खाने के लिए बदनाम तानाशाहों में सबसे बदनाम नाम है ईदी अमीन, जिनके बारे में यह तक कहा जाता था कि वो इंसानों का मांस खाते हैं। ईदी अमीन के शेफ का नाम था ओटोंडे ओडेरा। ओटोंडे ईदी अमीन से पहले के प्रधानमंत्री मिल्टन ओबोटे के भी शेफ रह चुके थे। ओटोंडे की नौकरी एक इम्तिहान से शुरू हुई थी। युगांडा को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे जब मिल्टन ओबोटे के दफ्तर को एक रसोइये की जरूरत पड़ी। इम्तिहान में 3 चीजें बनानी थी, एक सूप, एक स्टेक और सूखे मेवों का पुडिंग। ओटोंडे इस कंपटीशन में जीत गए। उस वक्त उन्हें यह नहीं पता था कि आगे सामना ईदी अमीन से होने वाला है। जनवरी 1971 में प्रधानमंत्री ओबोटे सिंगापुर में एक कॉमनवेल्थ समिट में गए। उनका इरादा था कि लौटते ही अपने आर्मी चीफ ईदी अमीन को जेल में डाल देंगे, लेकिन अमीन ने पीछे से तख्ता पलट कर दिया। जिस दिन तख्ता पलट हुआ उस दिन ओटोंडे ओडेरा यानी उनके शेफ रसोई में थे। गोली चलने की आवाज आई तो ओटोंडे को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन उन्होंने एक फैसला किया जिसने उनकी जान बचा दी। उन्होंने क्या किया कि खाना बनाना बंद नहीं किया। शाम को जब अमीन महल में दाखिल हुए तो देखा मेज पर साफ मेज पोश बिछा हुआ है, अंग्रेजों के छोड़े हुए चांदी के बर्तन रखे हैं और खाना तैयार है, मछली और बकरे का पुलाव। ओटोंडे को याद था कि अमीन को ये डिश पसंद है। बाग में डेरा डाले सिपाहियों के लिए भी चिकन और पुलाव तैयार था। तानाशाह और उसके सिपाही पेट भर के खा चुके थे, इसलिए ओटोंडे की जान बच गई। आने वाले सालों में ईदी अमीन की तानाशाही का पारा चढ़ता गया, लेकिन ओटोंडे चुपचाप खाना बनाते रहे। बाकायदा तरक्की भी हुई और इस तरक्की का एक दिलचस्प किस्सा है जो ब्रिटेन से मंगाई गई एक डेड बॉडी से जुड़ता है। पहले थोड़ा कंटेक्स्ट समझिए। युगांडा के अंदर का एक इलाका था बुगांडा। यहाँ के अपने राजा हुआ करते थे जिन्हें कबाका कहा जाता था। ईदी अमीन के गद्दी में बैठने से पहले की बात है, मिल्टन ओबोटे के दौर की। जब उनकी सत्ता थी तो उन्होंने ये देखा कि मुझे मेरी सत्ता को कोई चुनौती ना मिले। इस आशय से उन्होंने कबाका को गद्दी से उतार दिया। साल था 1966। अब कबाका भागकर ब्रिटेन चले गए और वहीं आगे चलकर उनकी मौत हो गई। अब जब अमीन खुद राष्ट्रपति बने तो उन्होंने एक सियासी दांव खेला। कबाका अब भी युगांडा में बेहद लोकप्रिय थे, तो अमीन ने उनका शव वापस मंगाया ब्रिटेन से और एक शानदार अंतिम संस्कार रखा और बोला कि इनके साथ गलत हुआ। जबकि दिलचस्प बात यह कि कबाका को गद्दी से हटाने में खुद ईदी अमीन का बराबर का हाथ रहा था। इन्हीं कबाका के लौटने से जुड़ा एक और किस्सा है। कबाका का शव जब ब्रिटेन से वापस लाया गया तो उसे लाने वाले 2 ब्रिटिश अफसर अमीन के महल में ठहरे। ओटोंडे ने उन्हें सब्जी का सूप, स्टेक, किडनी पाई और चॉकलेट पुडिंग जैसी क्लासिक ब्रिटिश डिशें बनाकर खिलाई। अगली सुबह उन अफसरों ने अमीन से पूछा, साहब क्या आपका शेफ गोरा है?
कहने का मतलब ये था कि इतना बढ़िया यूरोपियन खाना तो कोई अफ्रीकी बना ही नहीं सकता, इसके पीछे जरूर कोई गोरा हाथ होगा। अमीन ने हंसकर जवाब दिया, वो उतना ही गोरा है जितना मैं हूं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अफसरों के जाते ही अमीन ने अपने शेफ ओटोंडे को बुलाया और पूछा कि तुम कितना कमाते हो। जवाब था 390 शिलिंग, वहां की मुद्रा। अमीन ने पूछवाया कि शहर के सबसे बड़े होटल का हेड शेफ कितना कमाता है, तो जवाब आया 1000 शिलिंग। तो अब तानाशाह को लगा बुरा कि मेरा शेफ कमाता है कम, इसीलिए उसी दिन ओटोंडे की तनख्वाह बढ़ाकर 1001 कर दी गई। साथ में 3 महीने का पिछला बकाया भी दिया गया और कुछ दिन बाद एक चमचमाती काली मर्सिडीज। ओटोंडे से जब बाद में पूछा गया कि आप एक ऐसे आदमी के लिए खाना कैसे बनाते रहे जिसने लगभग 3 लाख लोगों को मरवा दिया था, तो ओटोंडे ने कोई सफाई नहीं दी। उनकी खुद 4 बीवियां 5 बच्चे थे। अमीन की नौकरी ना करने का मतलब जान का रिस्क हो सकता था। ये सब कुछ बदला रसोई के ही रास्ते, एक पकवान से, चावल से बना एक पकवान। कहानी यूं है कि एक दिन ओटोंडे ने ईदी अमीन के लिए किशमिश और दालचीनी का पुलाव बनाया। अमीन के 13 साल के बेटे मोजिस ने इतना खाया कि उसका पेट पकड़कर वो बैठ गया। अमीन को शक हुआ कि बेटे को जहर दे दिया है, इसलिए ओटोंडे ने खुद इंतजार नहीं किया, बच्चे को पिछले दरवाजे से निकाला, अपनी गाड़ी में बैठाया, अस्पताल ले गए। बच्चा बच गया, लेकिन शक की जड़ पड़ चुकी थी। कुछ वक्त बाद किसी ने अमीन से कह दिया कि उनका शेफ उन्हें जहर देने की तैयारी में है। ओटोंडे को गिरफ्तार कर लिया गया। ईदी अमीन की सत्ता जाने के बाद ओटोंडे आज़ाद हुए। बाद के सालों में हर कोई उनसे एक ही सवाल पूछता था, क्या ईदी अमीन इंसानी गोश्त खाते थे? ईदी अमीन के बारे में कुख्यात है ये बात कि उनके फ्रिज में इंसानी गोश्त मिला था। हालांकि ओटोंडे के अनुसार उन्होंने कभी ऐसा होते हुए नहीं देखा। इसके बावजूद ये बात आज तक कही बोली जाती है, ईदी अमीन युगांडा का कसाई। युगांडा के बाद अब आगे चलते हैं कंबोडिया। साउथ ईस्ट एशिया के इतिहास की सबसे क्रूर रिजीम खमेर रूस के दौर में। खमेर रूस ने अप्रैल 1975 से जनवरी 1979 तक कंबोडिया पर राज किया। पौने 4 साल। मरने वालों की संख्या का अनुमान 15 लाख से 20 लाख के बीच है, जब देश की आबादी ही करीब 80 लाख थी। कंबोडिया के तानाशाह का नाम था पोल पॉट। पोल पॉट की पर्सनल शेफ एक महिला थी, नाम योंग मुएन। मुएन बताती हैं कि पोल पॉट को सबसे ज्यादा मछली पसंद थी, पपीते का सलाद पसंद था, चिकन पसंद था। रात में पेट दर्द से नींद नहीं आती थी, इसलिए सूप बनाना जरूरी था। चीन में 1 साल इलाज कराने के बाद पोल पॉट ने डॉक्टरों के कहने पर फिर गोश्त छोड़ दिया। खमेर रूस के दौर में पोल पॉट के साथ रहने वाली फ्रांसीसी महिला लॉरेंस पिग अपनी किताब बियॉन्ड द होराइजन 5 ईयर्स विद द खमेर रूस में लिखती हैं, खमेर रूस के लिए भूख एक औजार थी, भूख नाफरमानी की सजा थी, भूख गलत खानदान में पैदा होने की सजा थी, भूख बीमार पड़ जाने की सजा थी, क्योंकि बीमार आदमी क्रांति के काम का नहीं। एक बार एक आदमी को पोल पॉट के सामने पेश किया गया, उस पर मक्का चुराने का शक था। उसने कबूल किया कि एक बार भूख से बेहाल होकर उसने एक भुट्टा तोड़कर पका लिया था। उसे और उसकी पत्नी को गांव भेज दिया गया, वो कभी नहीं लौटे। उस दौर के कंबोडिया में लौटे नहीं का मतलब एक ही होता था, मौत। खमेर रूस की रजीम में लोग चूहे खा रहे थे, टिड्डे, झिंगुर, कीड़े, लाल चींटियां और उनके अंडे। जंगल से टारंटुला पकड़कर आग पर भून रहे थे। ज्यादातर लोग चमगादड़ भी खाने को तैयार हो जाते थे। इरावदी नदी की डॉल्फिनें, जो दुनिया की सबसे दुर्लभ प्रजातियों में से एक है, उन सालों में लगभग खत्म कर दी गई। और विदेश मंत्रालय के परिसर में जहां सेमिनार चल रहे थे, बड़े नेताओं के लिए चिकन, सुअर का गोश्त, चावल और शराब आ रही थी। पोल पॉट के बॉडीगार्ड उनके लिए खास तौर पर सेकी गई सफ़ेद डबल रोटी लेने जाते थे। खमेर रूस की रसोई के बारे में एक और दिलचस्प बात, खमेर रूस की सत्ता मुट्ठी भर लोगों के हाथ में थी। पोल पॉट यानी भाई नंबर 1 नुओन चेया, जिन्हें भाई नंबर 2 कहा जाता था, पोल पॉट के साले जो विदेश मंत्री बने, और इनके अलावा 2 और। दिलचस्प बात यह कि इन 5 सबसे बड़े नेताओं में से 4 की पत्नियां
पहले रसोई में काम कर चुकी थी। नंबर 2, नुओन चिया की पहली पत्नी पहले नूडल्स बनाती थी। पूरे शासन के दौरान उन्हें रसोई में ही रहने दिया ताकि कोई ये न कह सके कि वो अपनी पत्नी को ऊंचा पद दिला रहे हैं। खुद पोल पॉट ने भी एक रसोइये से शादी की, मिया सोम, 18 साल की एक लड़की जो पहले तोप खाने के गोले ढोती थी और फिर बाद में वो नेताओं के लिए खाना बनाने लगी। कंबोडिया में तानाशाही की आग रसोई की आग के साथ ही बुझी, लेकिन एक जगह ये आज भी जल रही है। एशिया का एक ऐसा देश जो 76 साल से तानाशाही शासन के अंडर है। 1982 की एक रात नॉर्थ कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में एक जापानी शेफ के पास फोन आया। फोन पर कहा गया कि जो सामान चाहिए फौरन इकट्ठा करो, 20 लोगों के लिए सुशी बनानी है। बाहर 3 मर्सिडीज गाड़ियां आकर रुकी। शेफ को एक में बैठाया गया। 2 घंटे तक गाड़ी उत्तर कोरिया के देहाती इलाकों से गुजरती रही। आखिर में समंदर किनारे एक आलीशान महल के बाहर जाकर रुकी। शेफ को अंदर ले जाकर रात के 2 बजे कहा गया, अब सुशी बनाओ। रात गई बात गई, शेफ को वापस घर भेज दिया गया। इस घटना के 6 साल बाद इसी शेफ के पास एक और कॉल आया। पता चला कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग इल ने उसे अपना निजी शेफ बना लिया है। इन शेफ का नाम था केंजी फुजिमोतो। ये असली नाम नहीं है और असली नाम आज तक सार्वजनिक भी नहीं हुआ है। 1982 में फुजिमोतो उत्तर कोरिया के बुलावे पर प्योंगयांग के एक रेस्टोरेंट में काम करने आए थे। 1988 में उन्हें किम जोंग इल का शेफ बना दिया गया। फुजिमोतो के मुताबिक तनख्वाह करीब 45,000 पाउंड सालाना थी। आज की कीमत के हिसाब से करीब 1.5 करोड़ रुपए सालाना। साथ में 2 मर्सिडीज गाड़ियां। सबसे दिलचस्प बात, इस नौकरी का बड़ा हिस्सा रसोई से बाहर था। फुजिमोतो को दुनिया भर में सामान खरीदने भेजा जाता था। चेक रिपब्लिक से बियर, उज्बेकिस्तान से कैवियर यानी मछली के अंडे, थाईलैंड से पपीता, डेनमार्क से सुअर का गोश्त। एक बार बीजिंग से उन्हें मैकडॉनल्ड्स के बर्गर भी खरीदने भेजा गया। फुजिमोतो बताते हैं कि किम जोंग इल स्वाद के मामले में एकदम स्पेसिफिक थे। किस्सा है कि एक शाम बैंकेट हॉल में फुजिमोतो सुशी बना रहे थे। किम जोंग इल ने खाकर कहा कि आज तो सुशी का स्वाद जरा अलग है। उसी शाम उन्होंने काफी शराब भी पी रखी, तो फुजिमोतो को लगा कि शायद शराब पीने के कारण अच्छा टेस्ट ना आ रहा हो। बात तो वहीं खत्म हो गई। लेकिन जब फुजिमोतो रसोई में लौटे और उस दिन की सीजनिंग जांची तो देखा कि उसमें चीनी 10 ग्राम कम थी। पूरे हॉल में सिर्फ एक आदमी ये पकड़ पाया था। चावल का इंतजाम भी उसी हिसाब से होता था। पकाने से पहले एक वेटर और रसोई का एक कर्मचारी बैठकर चावल का एक एक दाना जांचते थे। टूटे हुए और खराब दाने निकालकर अलग कर दिए जाते थे। सिर्फ साबुत दाने पकते थे। किम जोंग इल अपने शेफ से इतने खुश थे कि खुद उनकी शादी उन्होंने करवाई एक नॉर्थ कोरियन सिंगर से, और उसी शादी के आसपास उनका पासपोर्ट भी अपने कब्जे में ले लिया। किम जोंग इल के रसोइये की एक कहानी साल 2001 में बाहर आई। हुआ यह कि फुजिमोतो को पहली बार अपने देश जापान जाने का मौका मिला, तो वो वहीं रह गए और लौटे नहीं। 2003 में उन्होंने एक किताब छापी जिसका नाम था आई वॉज किम जोंग इल्स कुक। हालांकि फुजिमोतो के दावों का कोई इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन नहीं है, क्योंकि उत्तर कोरिया से तो कोई रिकॉर्ड बाहर आ नहीं सकता। वो अपनी कहानी के अकेले गवाह हैं, लेकिन उनकी एक बात ने बाद में उन्हें बहुत मशहूर किया। हुआ ये कि फुजिमोतो किम जोंग इल के साथ सालों तक रहे थे और उनके घर में रहते हुए उन्होंने किम जोंग इल के बेटों को बचपन से देखा था। 2003 के आसपास उन्होंने सार्वजनिक रूप से भविष्यवाणी की कि किम जोंग इल का सबसे छोटा बेटा ही उनका उत्तराधिकारी बनेगा, बड़ा नहीं। वो छोटा बेटा किम जोंग उन था। 6 तानाशाह, 6 रसोई, ये सब कहानी हमने सुनाई। ये वो आदमी थे जिन्हें अपने सगे संबंधियों पर तक भरोसा नहीं था, लेकिन हर दिन, जैसा पहले कहा, दिन में 3 बार वो अपनी जान एक ऐसे इंसान के हाथ में सौंप देते थे जिसके पास पूरा मौका था धोखा देने का। लेकिन बताई गई कहानियों में एक भी मौका ऐसा नहीं आया जब किसी तानाशाह को जहर दिया गया हो। क्यों? शायद इस वजह से कि इंसान के दिल का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। खाना एक अलग इमोशन है। एक तानाशाह तक को जो हाथ रोज खाना खिलाता है
वो हाथ कभी काटता नहीं। इसी के साथ अलिफ लैला का ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे थे मेरे साथी अयान और बाकी दोस्तों का नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। शुक्रिया।